नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम आज विशेष चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र और मंदिर निर्माण शैली। तो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं और आप अपने नोटबुक उठाइएगा और इस सब को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, चाहे वो आपका वनडे एग्ज़ाम्स हों या लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स हों, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, तो प्रयास कीजिएगा कि आप इस टॉपिक को लिखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र और मंदिर निर्माण शैली। तो पहले चर्चा करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र पर। पहला पॉइंट देखिएगा, तक्षशिला। इसकी अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है और यह प्राचीन भारत में राजनीति और शस्त्र विद्या का प्रमुख केंद्र था। साथ साथ यहाँ पर चाणक्य इसके प्रमुख आचार्य थे और मगध जो राजवैद्य जीवक था। ठीक, हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार का राजवैद्य जीवक या इसके अलावा ये चाणक्य ही खुद यहाँ के छात्र रहे थे, या जो बौद्ध विद्वान था वसुबंधु या कौशल नरेश प्रसेनजित, ये तमाम इन लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी तक्षशिला से। तो तक्षशिला की जो वर्तमान स्थिति है ये है पाकिस्तान के रावलपिंडी में। पाकिस्तान का रावलपिंडी जिला, यहाँ पर तक्षशिला स्थित है। इसके बाद हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा भी प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान में यह बिहार का जो नालंदा जिला है उसके राजगीर नामक स्थान पर स्थित है और इस विश्वविद्यालय में जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उससे संबंधित ये नालंदा विश्वविद्यालय था, यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। वेनसांग के विवरण में इसका उल्लेख मिलता है और वेनसांग ने यहाँ पर 18 महीने रह कर के अध्ययन किया था, ये जानकारी मिलती है। साथ साथ वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र, तो याद रखिएगा शीलभद्र का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से था और ये शीलभद्र वेनसांग के समय इस नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। साथ साथ ये भी जिक्र मिलता है कि यहाँ पर तमाम जो विदेशी छात्रों ने शिक्षा ग्रहण की थी, यानी चीन, मंगोलिया, कोरिया, मध्य एशिया, तिब्बत, इन क्षेत्रों से यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और लगभग 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक यहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं वल्लभी। वल्लभी वर्तमान में जो गुजरात है, सौराष्ट्र क्षेत्र, तो गुजरात में ये वल्लभी है और प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह पश्चिम भारत में जो शिक्षा और संस्कृति है उसका प्रसिद्ध केंद्र था और वल्लभी बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा है, हीनयान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र ये वल्लभी था, यानी हीनयान से इसका संबंध था। वेनसांग के अनुसार यहाँ पर 100 बौद्ध विहार थे और जिनमें लगभग 6,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो वेनसांग ने इसका जिक्र भी किया है। हीनयान धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र ये रहा है और साथ साथ एक चीनी यात्री थे इत्सिंग, तो इत्सिंग ने भी इसका जिक्र किया है। तो ये महत्वपूर्ण ये पॉइंट है वल्लभी, जो कि गुजरात क्षेत्र में। नेक्स्ट विक्रमशिला की बात करते हैं। विक्रमशिला वर्तमान जो बिहार है, तो बिहार क्षेत्र में विक्रमशिला एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है प्राचीन भारत में। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने करवाई थी। तो आगे चल के हम बात करेंगे, एक चैप्टर आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष, तो वहाँ पर पाल वंश की बात करेंगे। तो पाल शासक धर्मपाल ने इस विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी
और दीपंकर और श्रीज्ञान यहाँ की प्रमुख आचार्यों में से थे। प्रसिद्ध आचार्यों में नाम आता है दीपंकर और श्रीज्ञान का। इसके अलावा उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर जो स्नातक के पश्चात जो उपाधियाँ दी जाती थी, तो पाल शासकों द्वारा विद्यार्थियों को ये उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। यानी पाल शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया और स्नातकों को जो उपाधि दी जाती थी उसको पंडित कहा जाता था। तो पंडित की उपाधि यहाँ पर स्नातकों को दी जाती थी। उल्लेख मिलता है कि 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ठीक, तो ये जो बख्तियार खिलजी था उसको लगा कि ये जो है कोई हिंदू मंदिर वगैरह है, तो इसलिए इसने आक्रमण करके और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला भी था। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, मंदिर निर्माण शैली की बात करते हैं। तो मंदिर निर्माण शैलियों में जो प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो इन 3 मंदिर निर्माण शैलियों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नागर शैली। नागर जो शब्द है नगर से बना हुआ है, और क्योंकि सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इस मंदिर शैली को नागर शैली कहा गया। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। ठीक, तो हम आगे भी बात कर चुके हैं पहले कि गुप्त काल में इस नागर शैली का काफ़ी विकास हुआ, और विशेष करके 8वीं से लेकर के और 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में जो मौजूद शासक थे, इन शासकों ने इसको पर्याप्त संरक्षण दिया। या ये कह सकते हैं कि 7वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक, अगर एक शताब्दी पहले चलें तो 7वीं से लेकर के और 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के जो शासक थे, तमाम जो वंश थे, उन्होंने इस नागर शैली को विशेष संरक्षण प्रदान किया। नागर शैली की जो विशेषता है, मंदिरों में जो समतल छत है उससे उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। यानी आप अगर इसको सरल शब्दों में समझे तो जो शिखर युक्त मंदिर है, ऐसे शिखर युक्त मंदिर शैली को बोला जाता है नागर शैली। और नागर शैली के मंदिर में आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं, यानी 4 कोण उसमें होते हैं। तो नागर शैली के मंदिर आधार से लेकर के और शिखर तक ये चतुष्कोणीय मंदिर होते हैं। और हम बात कर चुके हैं कि उत्तर भारत की जो शैली है, हिमालय से लेकर के और विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत तक का जो क्षेत्र था, यहाँ पर ये शैली थी, विराजमान थी। साथ साथ जो इससे संबद्ध शासक थे, चाहे वो पाल शासक हों या बंगाल के सैन वंश हो, सैन शासक हों, उड़ीसा में जो सोम शासक हैं, या उसी प्रकार से चैदी गंग वंश, या मध्य प्रदेश का जो चंदेल शासक हों, कलचूरी, या उसी प्रकार से परमार वंश, या हम अगर बात करें प्रतिहार वंश की, या इसी प्रकार से जो गढ़वाल शासक रहे हैं, या गुजरात का जो चालुक्य वंश रहा है, चालुक्य वंश या सोलंकी, या इसी प्रकार से जो चौहान वंश रहा है, राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र का चौहान वंश। तो इन तमाम शासकों ने इस नागर शैली को संरक्षण दिया और अपने शासनकाल में तमाम जो मंदिर थे ये नागर शैली के बनवाए। हम बात कर भी चुके हैं कि गुप्त काल का जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तो इसे नागर शैली का पहला मंदिर माना जाता है, शिखर युक्त मंदिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, द्रविड़ शैली की बात करते हैं। तो इसका जो विस्तार था, कृष्णा नदी से लेकर के और कन्याकुमारी तक इस द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। और द्रविड़ शैली की शुरुआत हम अगर कहें तो 8वीं शताब्दी से लेकर के और 14वीं शताब्दी तक। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, 18वीं शताब्दी। ठीक, ये 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक ये मंदिर शैली बनी रही। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो प्रकार है, यानी 4 दीवारी, इसके अलावा गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, और वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह इनमें होता है, पिरामिड नुमा शिखर इसमें होता है, साथ साथ मंडप और एक विशाल
केंद्रित प्रांगण और इसके अलावा अष्टकोण मंदिर संरचना इसमें शामिल होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते थे। ठीक, तो ये जो द्रविड़ शैली के मंदिर है बहुमंजिला, यानी हम ये कह सकते हैं कि सुदूर जो दक्षिण भारत की शैली थी, विशेष करके आप नोट कर लीजिएगा तमिलनाडु, केरल या इसके अलावा जो दक्षिण आंध्र का क्षेत्र है या साथ साथ जो दक्षिण कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में ये द्रविड़ शैली विद्यमान रही। ठीक, इसके अलावा पल्लवों ने इस द्रविड़ शैली को जन्म दिया था, यानी पल्लव काल से जो है द्रविड़ शैली अस्तित्व में आई और चोल शासनकाल में ये अपने चरम पर पहुंची। ठीक, चोल शासनकाल पे ये अपने चरम पर पहुंची थी। हालांकि विजयनगर साम्राज्य के पश्चात ये अपने अवसान की ओर चल पड़ी और चोल काल में तो जो द्रविड़ शैली थी उसकी जो वास्तुकला में मूर्ति और चित्रकला का संगम भी हो गया था। ठीक, तो तब यहाँ वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला दोनों को अब यहाँ यानी शुरू कर दिया गया। इसके अलावा इस द्रविड़ शैली का एक प्रमुख जो मंदिर है उनमें से हम बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, ये द्रविड़ शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। शिव को समर्पित ये मंदिर है। हम आगे चल के बात करेंगे, चोल वंश जब पढ़ेंगे तो राजराज प्रथम ने इस तंजौर के बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर, विश्व विरासत सूची में शामिल है। आगे चल करके जो द्रविड़ शैली है उसके अंतर्गत एक उप शैली है नायक शैली। तो नायक शैली का विकास इसी द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ और इसके तमाम उदाहरण भारत में हैं, जैसे मदुरै का मीनाक्षी मंदिर या इसी प्रकार से श्रीरंगम तमिलनाडु का रंगनाथ मंदिर या जो रामेश्वरम मंदिर है। तो ये नायक शैली के मंदिर हैं जो कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही इनको माना जाता है। ठीक, तो 7वीं से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक जो द्रविड़ शैली थी उसका विकास हुआ। और दूसरी बात ये कि ये इतने लंबे समय तक इसलिए भी बनी रही क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों से ये बची रही। दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी इतने प्रभावी नहीं थे, तो इसलिए भी इतने लंबे समय तक ये अस्तित्व में रही। और साथ साथ हम बात कर ही चुके हैं कि पल्लव काल या जो चोल शासनकाल था या पांड्य, इसी प्रकार से जो विजयनगर साम्राज्य था, तो इन तमाम शासकों ने इस द्रविड़ शैली को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, तो 7वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक द्रविड़ शैली रही और सबसे लंबे समय तक ये द्रविड़ शैली रही, दीर्घकालिक रही। और उसका कारण हमने आपको बता दिया है कि ये मुस्लिम आक्रमण से ये शैली बची रही, सुरक्षित रही, तो इसलिए इतने लंबे समय तक ये रही। और सुदूर जो दक्षिणी क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक और दक्षिण आंध्र प्रदेश, तो इस क्षेत्र में इस शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेसर शैली की बात करते हैं। तो जो बेसर शैली है, नागर और द्रविड़ शैलियों का जो मिला जुला रूप है उसको बेसर शैली कहा जाता है। और 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में रही। इसका कालखंड है 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। और जो ये बेसर शैली है इसमें मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर के और जो कृष्णा नदी है यहाँ तक इस शैली के मंदिर पाए जाते हैं। इस वेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। और बेसर शैली के जो मंदिरों का आकार है आधार से शिखर तक गोलाकार या हम कह सकते हैं वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता था। ये विशेष इसमें पहचान इसकी है। और बेसर शैली का जो प्रमुख उदाहरण है इसमें से वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर है, ठीक, तो बहुत फेमस ये है। ठीक, यानी हम बात कर चुके हैं कि जो विंध्याचल से लेकर के और कृष्णा तक यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये शैली प्रभावी रही। और साथ साथ जो राष्ट्रकूट शासक रहे, मान्यखेत के राष्ट्रकूट शासक या उसी प्रकार से द्वार समुद्र के होयसल शासक या वारंगल के काकातीय शासक या इसी प्रकार से कल्याणी के चालुक्य या जो देवगिरी के यादव शासक थे, तो इन तमाम शासकों ने इस जो बेसर शैली थी उसका विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
यानी बेसर शैली को संरक्षण प्रदान किया। तो विशेष करके जो राष्ट्रकूट या कल्याणी के चालुक्य थे, वारंगल के काकतीय शासक थे, या जो द्वार समुद्र के होयसल थे, तो इन लोगों ने इस बेसर शैली को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया। और जो इसका प्रभावी क्षेत्र था, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक बेसर शैली अस्तित्व में रही। और दूसरी बात हम जो बात कर रहे हैं कि इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। और इसकी जो विशेष पहचान है वो है कि मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होता था, यानी गोलाकार या अर्धगोलाकार ही होता था। यानी जो नागर शैली और द्रविड़ शैली है, इन दोनों का मिला जुला जो रूप था उसको बेसर शैली बोला गया। ठीक। और जो इसका क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत से लेकर के और कृष्णा नदी तक का जो समूचा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस बेसर शैली के मंदिर मिलते हैं। तो ये हमने एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त किया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी। क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, एक अच्छा नोट्स तैयार कीजिए। आगे चल के हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।